अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 3 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ रबाब असद। हेडलाइंस आपने जानी और अभी आपको बताएं कि इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज जीत ली है। इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 26 रन से शिकस्त दी। कौमी टीम 355 रन का हदफ हासिल ना कर सकी। मुल्तान टेस्ट भी पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान को पछाड़ कर रख दिया। मुल्तान टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गया है, जबकि मुल्तान में टेस्ट में खराब अंपायरिंग भी देखने को मिली। पाकिस्तान के मजबूत बल्लेबाज सऊद शकील 94 रन बनाकर आउट हो गए। थर्ड अंपायर की जानिब से गलत आउट देने पर सोशल मीडिया पर बहस जारी है। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ सीनियर साफी असगर अजीम मौजूद होंगे। माजी के अजीम टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी मौजूद होंगे। इसके अलावा तजियाकार एनुस जहरा भी होंगी। तो सबसे पहले असगर बताइएगा, कौमी टीम ने एक बार फिर मायूस किया है। देखिए, हमने जो दिफाई हिकमत अमली अपनाई इस सीरीज में और खासकर सेकंड टेस्ट में, वो हमारे लिए नुकसानदेह हुआ। और फिर जब हमने जो बैटिंग ऑर्डर था उसको भी हमने प्रॉपर जो है परसों नहीं किया। उसके साथ साथ सबसे हैरतमंद बात यह है कि स्पिनर्स के लिए जो विकेट तैयार की गई तो उस पर हम इंग्लैंड के फास्ट बॉलर से खौफजदा रहे, जिसकी वजह से हम विकेट गंवाते रहे। आपने देखा कि जो सऊद शकील है, ये अगर सेंचुरी कर जाते तो ये इस टेस्ट के हीरो होते और शायद हम मैच भी बचा जाते, लेकिन 94 पर वो आउट हुए। और जिस तरीके से वो आउट हुए उससे कुछ चंद गेंद पहले ही जो है वो नवाज भी आउट हुए थे। लेकिन सऊद की शकील थोड़ी सी डाउट है, मुझे लगता है कि गेंद जो है वो ग्रास पे लग गई थी और एम्पायर को इसको देखना चाहिए था और डाउट का जो बेनिफिट था वो बैट्समैन को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे ओपनर गए थे मोहम्मद रिजवान, जिनकी ये ख्वाहिश थी, आई थिंक बचपन से शायद उनकी ख्वाहिश थी कि वो टेस्ट में भी ओपनिंग करें, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ओपनिंग का मुजाहरा किया और गुज़िश्ता 10 टेस्ट इनिंग की अगर हम बात करें तो टोटल 210 रन उन्होंने बनाए। तो मैं समझता हूं कि रिजवान के हवाले से भी सोचने की जरूरत है कि टेस्ट क्रिकेट में रिजवान की जरूरत है या नहीं। सेलेक्टर इसके जिम्मेदार है, टीम मैनेजमेंट इसकी जिम्मेदार है कि उन्होंने क्यों जो है इस तरह के टीम तैयार की, जिसको खुद ये नहीं पता, खास करके प्लेयर को तो ये भी नहीं पता है कि वो टीम में कंटिन्यू है भी या नहीं है। वो परफॉर्मेंस देंगे, एवरेज परफॉर्मेंस देंगे, अगले टेस्ट के लिए जो है 25-30 रन बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। तो यही सारी चीजें चल रही है और यही वजह है कि हम जो है पहला टेस्ट भी हारे और अब दूसरा टेस्ट भी तकरीबन उसी तरीके से हारे, गो के वक्त से बहुत पहले हारे, लेकिन हार गए। और अब उसका रिजल्ट ये आया है कि जो टेस्ट चैंपियनशिप थी, पहला टेस्ट हारने के बाद हम इन अगर मगर में थे कि किसी तरीके से हम इन हो सकते हैं, लेकिन अब तो जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से हम कंप्लीटली बाहर हो गए। अगर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज जीतते हैं तो भी उसका असर मैं समझता हूँ फाइनल पे तो नहीं होगा। जी असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ अहमद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उनसे भी आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। तौसीफ अहमद साहब, वनडे, T20 और टेस्ट तीनों बिल्कुल ही अलग फॉर्मेट्स हैं। आप क्या समझते हैं कि टीम में क्या रद्दोबदल होना चाहिए था कि जो हमें ये नताइज देखने को ना मिलते? देखिए, रद्दोबदल तो आज से नहीं, काफी टाइम से हम कह रहे हैं कि जो भी फॉर्मेट तीनों के आपने नाम लिए, इसमें एक डिफरेंट टीम दुनिया बना के बैठी है। और अब तो बड़ा फास्ट गेम हो गया, दिखा भी दिया इंग्लैंड ने काफी कुछ कि हाँ आप ये स्लो खेलने वाली जो है वो क्रिकेट नहीं रही। हाँ, बॉलिंग के हिसाब से जरूर खेलें, बट रन्स तो आपने बनाने हैं। हमारी पहले से प्रॉब्लम ही ये रही है कि हम जो है वो थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, जो कि इतना डेड हो जाते हैं कि वो हमारे लिए मुश्किल। दूसरी टीम अगर 100 बॉल खेल रही है तो आप 150 बॉल खेलते हैं, मतलब इतना फर्क है। तो टाइम के हिसाब से आपको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना चाहिए था बीच में। और जहाँ तक ये पिच के बारे में और ये बात हो रही है, तो बीइंग एक स्पिनर मैं इसको टर्निंग पिच बिल्कुल नहीं कहूँगा। इसलिए नहीं कहूँगा कि देखिए, ये जो मैजिक दिखाया है अबरार ने, वो एक डिफरेंट मैजिक था। वो मतलब क्लास ही दूसरी थी कि वो समझ ही नहीं आ रहा था किसी को क्या है। वो टर्न जरूर कर रहे थे और जाहिद ने भी टर्न जरूर किया, बट जाहिद ने रन्स भी काफी दिए और टर्न हुआ बिल्कुल। पहले दिन तो काफी टर्न हुआ, इसलिए कि थोड़ी नमी भी है, जाहिर है मौसम ऐसा है, ठंडा मौसम है, उसमें नमी थोड़ी रहती है, तो वो टर्न हुआ। लेकिन ये जो अबरार की बात है वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट है, जिसका हम पहले भी बात करते रहे कि इसकी क्लास ही अलग है। और वो लाइक मेंडिस और एक आध और बॉलर इस टाइप का गुजरा है, तो इसको मैं टर्निंग पिच नहीं कहूँगा। और आपने देखा कि टेलेंडर्स भी बड़ी लंबी लंबी इनिंग खेले, इसमें कोई 200-200 बॉल भी
तकरीबन खेले हैं, हमारे टेल एंडर खेले हैं। तो ये एक मेन चीज है। फिर आप अगर सच देखते हैं तो रन्स भी बहुत ज्यादा बने। फर्स्ट इनिंग की लीड जो थी, मैं पहले भी ये बात कर चुका था जब ये खत्म हुआ था, कि फर्स्ट इनिंग जो टीम लीड लेगी वो उसके काफी चांसेस हैं। बहुत दूर गया मैच, ये अपनी जगह, बट उस लीड ने जो है वो सारा मजा खराब कर बिल्कुल दिया। तौसीफ और साहब, आप उसकी सही कह रहे हैं, जो लीड ले वजूहात गया और हमारी वही जीत गया। जिस तरह से आपने कहा कि अबरार ने जादू दिखाया है, तो मैजिक पूरी टीम को ही दिखाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब और असगर अजीम साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड से दूसरे टेस्ट में शिकस्त के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग नहीं की। सऊद शकील और मोहम्मद नवाज ने दूसरी इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की, लेकिन हम फिनिश नहीं कर पाए। कप्तान ने डेब्यू पर शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले अबरार अहमद की कारकर्दगी की भी तारीफ की। We are not finished well in the first inning. We have a simple plan to carry on that momentum, and we have a head and a couple of good partnerships, Imam and Saud, and then after that Saud and Nawaz. But in the end, we not finished well as a batting unit. Second innings, we fight. Unfortunately, we are not finished well. Dream start for Brar, and he's using conditions very well in the first innings, and after that, he's bowled well. So good for him and as a team. और इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स का कहना है कि आज एक और फतह हुई जिस पर खुशी है। कराची में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी खेली, पाकिस्तान में क्रिकेट से महफूज हो रहे हैं। जीत तमाम खिलाड़ियों की कोशिश से मुमकिन हुई। Pakistan are a huge threat in their own conditions, so not for 1 minute are we going to think that, oh no, it's just another Test series win. It's beating Pakistan, and Pakistan's massive. So no, we know what we've achieved. We know that it's a very special thing in English cricket to come here and win. So yeah, I think it was a strange feeling there, the celebration at the end winning the series, just because compared to last week, because just another thing, we've got this bug just floating around the dressing room which we just can't seem to get rid of, and I think it was a sign of just how tired the lads were there, mentally and physically. So no, we know what we've achieved, and another great win for us. और अब बढ़ते हैं कुछ दीगर खबरों की जानिब। इमरान खान का बयान नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने की मज़मूम कोशिश है। न्यूट्रल को जानवर कहने वाले साजिशी का ये बयान ताज़ा ढोंग है। वज़ीर आज़म के साहबजादे सलमान शहबाज ने इमरान खान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स करने वाला फतवे ना दे। नए इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। अपने ट्वीट में लिखा कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरी गोगी मेरी मर्जी, मेरे फॉरेन अकाउंट्स मेरी मर्जी, मेरी मनी लॉन्ड्रिंग मेरी मर्जी, और मेरे चंदे के पैसे मेरी मर्जी, मेरी BRT मेरी मर्जी, मेरा मालम जब्बा मेरी मर्जी, और मेरा हेलीकॉप्टर भी मेरी मर्जी। इम्पोर्टेड हुकूमत हर मुहाज पर मुल्क के लिए तबाही का बाइस बन रही है। नाअहल नालायक टोले के इक़्तिदार में हर लम्हा मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने एक बयान में कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे। शहबाज जरदारी टोले ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक की हसासियत को नज़रअंदाज किया, जिसका खमियाजा मुल्क और कौम भुगत रही है। और रावलपिंडी में तलबा का कॉलेज की निजकारी के खिलाफ मुजाहिरीन शिद्दत इख्तियार कर गया है। तलबा ने डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस शेर अहमद सती पर हमला कर दिया। तलबा ने कॉलेज का मरकजी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश भी की। मज़ीद अपडेट लेंगे। रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे खुर्रम हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुर्रम, अपडेट कीजिएगा, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी आपको बताया चलूं कि गार्डन कॉलेज के जो तलबा है इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो रावलपिंडी के कॉलेज के तलबा जो है इनके साथ बेजारी यकजहती करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। मरी रोड को जो है वो दोनों तरफ से इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, और गार्डन कॉलेज में तलबा का जो है मुस्लिम जो एहतजाज के मुजाहिरीन है उन्होंने जो है वो कॉलेज के अंदर हमला भी किया। इस दौरान जो है कॉलेज का मरकजी गेट भी तोड़ने की कोशिश की गई है, और उस्ताजा को जो है वो जदोकब करने की भी कोशिश की। आपको बता चलूं कि जो मुज़ाकरात है ACCT डायरेक्टर कॉलेज उनके
के साथ जारी थे। ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो ये बताया गया है कि कॉलेज को फिलपोर जो है वो निजी जो मशीनरीज है उनके हवाले नहीं किया जा रहा और इस हवाले से जो है हुक्म इम्तनाई का जो है वो लेने का चाहते थे। जो उनकी जो मुतालबात थे तलबा के उनको यकीन दहानी कराई गई है कि फिलपोर जो है वो गार्डन कॉलेज के मसलब को और इसको फिलपोर खाली, क्योंकि पीर के दिन कहा गया था इसको खाली कराया जाएगा, तो वो खाली कराने से रोक दिया गया है। इस वक्त जो इब्तदाई तौर पर जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए हैं और इसके हवाले से जो धरना दिया गया था मरी रोड पर उसे खत्म करने का जो है वो कुछ देर के बाद ये बताया जा रहा है कि वो ऐलान किया जाएगा कि धरने को खत्म कॉलेज की निजकारी के खिलाफ जो मुजाहरा शिद्दत इख्तियार कर गया है। रावलपिंडी से हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने नैब की खुद मुख्तारी और चेयरमैन नैब के इख्तियारात खत्म करने का फैसला कर लिया है। वजारत कानून ने नैब हुकाम को खत लिखकर आगाह कर दिया है। खत में बताया गया है कि नैब को जल्द किसी वजारत या डिवीजन के मातहत कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का नैब की खुद मुख्तारी और चेयरमैन नैब के इख्तियारात खत्म करने का फैसला। वजारत कानून ने नैब को खत लिखकर आगाह कर दिया। खत में वजारत कानून का कहना है कि नैब एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम नहीं करेगा। नैब को जल्द किसी वजारत या डिवीजन के मातहत कर दिया जाएगा। चेयरमैन नैब इदारे से मुताल्लिक फैसला साजी और माली और इंतजामी फैसलों के मजाज नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से नैब अफसरान की खुसूसी मराद और तनख्वाहें भी खत्म करने का फैसला किया गया है। नैब मुलाजमीन को तनख्वाहें दीगर सिविल सर्वेंट्स के पेशा वराना ग्रुप्स के मुताबिक दी जाएंगी। नैब अफसरान की खुसूसी मराद दीगर सिविल सर्वेंट अफसरान के मुकाबले में ज्यादा हैं। नैब में आला तरीन ओहदों पर हुकूमत पहले ही पुलिस ग्रुप के अफसरान तैनात कर चुकी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चमन में अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत की है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म वाक़े में शहरियों की शहादत ने अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान हुकूमत पर मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात रोनुमा होने से रोकने पर जोर दिया है। वसीम अख्तर ने दावा कर दिया कि इस बार फिर मेयर कराची MQM का होगा। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची ने हमेशा अपना मैंडेट MQM को दिया, अगली बार हमारा ही मेयर होगा। MQM चाहती तो शहर में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगवा सकती थी। पार्टी ने बेहतर समझा कि रूल्स के मुताबिक एक सरकारी अफसर को एडमिनिस्ट्रेटर लगवाया जाए। MQM अब्दुल वसीम को एडमिनिस्ट्रेटर लगवा सकती थी। मजीद कहा, सारी बड़ी सियासी जमातों के साथ मुआहदों पर दस्तखत करने के बावजूद आज भी हुकूक की जंग जारी है। हम पाकिस्तान की आवाम को बता सकें कि आज भी कराची का मैंडेट MQM के साथ है। अभी हमें अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स तो हम भी दे सकते थे। MQM ने आज भी चाहा कि जो कानून और रूल्स कहते हैं उस पर चला जाए और एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर इस पोस्ट को हैंडल करे। अगर हम जिद करते तो वसीम भाई को हम करवा लेते एडमिनिस्ट्रेटर। सारी पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात नेशनल लीडरशिप के साथ इत्तेहाद करने के बाद भी आज हम अपनी कौम को उस मैंडेट को जिसको इस शहर में आधा गिना गया उसको हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। जर्मन कंपनी लाहौर में कूड़ा करकट से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट लगाने पर आमादा हो गई है। जर्मन कंपनी इनोवेटिव टेक्नो प्लस के CEO का वेनिस की क़यादत में सरमायाकारों के वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। मुलाकात में जर्मन कंपनी ने सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार किया है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब काबीना ने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए EOI की मंजूरी दे दी है। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली मिलेगी। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के मामले पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को असम्बली तहलील न करने का पैगाम भिजवा दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान ने भी मुज़ाकरात पर गौर शुरू कर दिया है, जिसके लिए सदर मुमलिकत को पैगाम भिजवा दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इसी बारे में हमीद लंगर से। जी हमीद, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़रा ने वज़ीर आला को असम्बली तहलील ना करने का पैगाम भिजवाया है। ज़राए का ये कहना है कि
जो वज़रा हैं उनका ख्याल में 2 सूबों में असम्बली तहलील से हटकर ऑप्शन पर पीटीआई को गौर करना चाहिए और इमरान खान अगर असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो उसके सियासी नुकसानात होंगे। सूबाई वज़रा की जानिब से ये मशवरा दिया गया है कि इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात पर संजीदगी से गौर करें और उसके साथ साथ मुज़ाकरात के लिए जो है वो सदर ममलकत ने जो है वो उसका पैगाम भी ऑलरेडी जो है वो पहुंचा चुके हैं इमरान खान। और इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात के जरिए मजीद वक्त लेना चाह रहे हैं ताकि असम्बलियाँ तहलील के खिलाफ जो पार्टी अक्सरियती राय है उसके हवाले से इमरान खान जो है वो अब तीसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि मामला जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है शुरू किए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टाइम गेन किया जाए इलेक्शन के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया आपका हमीद लंगरा। पंजाब के दीगर इलाकों के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक, जबकि वज़ीर आला के इलाकों में फंड्स की भरमार। गुजरात नवाजी के लिए सूबाई असम्बली दारुल हुकूमत का बजट भी 20% कम कर दिया गया है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने गुजरातियों पर कौमी खजाने का मुंह खोल दिया। GTV न्यूज ने उठाया पंजाब हुकूमत की दोहरी पॉलिसी से पर्दा। प्रोग्राम रेड जोन में बड़ा इंकशाफ। जुनूबी पंजाब के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक, जबकि गुजरात और मलहका इलाकों में फंड्स की बारिश। ये कोई और नहीं बल्कि इमरान खान के इत्तेहादी और पंजाब के वज़ीर आला के कमालात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ADP का 15% हिस्सा सिर्फ गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के लिए मुख्तस कर दिया गया। एक सवाल पर सीनियर तजज़ियाकार मजहर बल्लास का कहना था कि नए इजला के कयाम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा फंड्स दरकार होते हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन के साल ऐसा ही होता है। तरक्याती मंसूबे दिए जाते हैं ताकि इलेक्शन में ज्यादा वोट लिए जा सकें। फंड्स चाहिए होते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक नया डिवीजन बन जाए और उसमें डिवीजनल ऑफिसेज ही न बने? तो डिवीजनल ऑफिसेज बनाने के लिए बहुत से फंड्स देना पड़ते हैं, वो दिए होंगे उन्होंने। प्रोग्राम रेड जोन में इस बात का भी इंकशाफ किया गया कि बुज़दार हुकूमत में जुनूबी पंजाब के लिए कुछ स्कीमें रखी गई, लेकिन परवेज इलाही दौर में जितना गुजरात को नवाजा जा रहा है उससे पहले मिसाल नहीं मिलती। प्रोग्राम में इस बात का भी इंकशाफ किया गया कि 5 मिलियन की आबादी वाले इलाके को एक साल में 100 बिलियन के फंड्स दिए गए। गुजरात को नवाजने के लिए लाहौर के फंड्स में भी 20% कटौती की गई। साल 2022 कौमी असम्बली के लिए हंगामा खेज रहा। साल के आगाज से ही इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का शोर बुलंद हुआ। इत्तेहादी हुकूमत के आने के बाद कानून साजी का अमल जारी रहा। 2022 के दौरान कौमी असम्बली में 56 बिल्स पेश हुए, जबकि 29 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बने। पाक फौज से इजहार यकजहती, कश्मीरियों के हुकूक, अरशद शरीफ कत्ल की मजम्मत समेत 24 करारदादें मंजूर की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं इंतजार हैदरी। इक्तदार के सबसे बड़े ऐवान कौमी असम्बली के लिए 2022 बड़ा भारी गुजरा। ऐवान वही, नशिस्तें वही, मगर अहले इक्तदार तब्दील। 2022 के आगाज में ही मुल्की सियासत में अदम एतमाद का शोर बुलंद हुआ और मुल्की सियासत में गैर मामूली हलचल देखी गई। अपोजिशन ने वजीर आजम इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर भेजकर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को मुल्क की पार्लियामानी तारीख में पहली मरतबा वजीर आजम मुंतखब किया। इक्तदार हाथ से गया तो असद कैसर और कासिम सूरी को भी कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की कुर्सियां भी राजा परवेज अशरफ और जाहिद दुरानी के हवाले करना पड़ी। आइटम नंबर 2, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं इस कार्रवाई का हिस्सा बनूं। मैं इस चेयर से उठूंगा और एयाज सादिक जो है वो यहाँ पे आके इजलास चलाएंगे। पार्लियामानी साल के आगाज पर सदर मुमलिकत का खिताब ताखीर का शिकार हुआ, ताहम उन्होंने रवायत को बरकरार रखते हुए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करके अपने आखिरी और रवां पार्लियामानी साल का आगाज किया। ऐवान इक़्तिदार में बड़ी तब्दीली के बावजूद पार्लियामान में कानून साजी का अमल जारी रहा। कौमी असम्बली में 13 जनवरी 2022 से 29 नवंबर 2022 तक के अरसा के दौरान 42 निजी जबकि 23 हुकूमती बिल कानून साजी के लिए आए। ऐवान ज़ीनी ने 56 बिल मंजूर किए, जिनमें रहमतुल आलमीन व
खातमुन नबीयीन अथॉरिटी एक्ट, वालिदैन का तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन के काम की जगह पर तहफ़्फ़ुज़ और कानून शहादत तरमीमी बिल समेत 29 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बने। नैब कवानीन में बड़ी तब्दीली भी 2022 में ही हुई। अप्रैल में इक़्तिदार तब्दील होने के बाद PTI की जानिब से चलाई जाने वाली सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ और पाक फौज से इज़हार यकजहती की करारदाद, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की गिरफ्तारी और उन पर तशद्दुद की मज़म्मती करारदाद के साथ सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद के हक में करारदाद समेत कुल 24 करारदादें मंजूर हुई। इंतजार हैदरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्जिमान की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल सिंध ऑफिस को पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। आपकी इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल मुतमईन नहीं, एडवोकेट जनरल देखें कि इन पुलिस अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। अदालत के रिमार्क्स मजीद कहा, मुल्जिमान की बरियत और MPO में 9 दिन का दौरानिया है। बताएं इन 9 दिनों में मुल्जिमान ने कोई मुश्तबा हरकत की, मुल्जिमान की CDR इंटेलिजेंस रिपोर्ट से साबित करें। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान का कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध और पुलिस के आला अफसरान पेश। IG सिंध को अदालत की जानिब से सख्त सवालात का सामना। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध से इस्तिफसार किया कि अदालत ने मुल्जिमान को 21 नवंबर को बरी करने का हुक्म दिया था। मुल्जिमान को रिहा क्यों नहीं किया गया, किसकी रिपोर्ट पर उनकी नजरबंदी की गई, उनके खिलाफ क्या शवाहिद थे। जस्टिस करीम आगा खान ने IG सिंध से कहा कि आपके महकमे की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं, खराब इन्वेस्टिगेशन पर मुतअद्दिद बार तंबीह कर चुके हैं। इंतहाई माजरत के साथ हम पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल देखें कि उन पुलिस अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस करीम आगा ने कहा कि मुल्जिमान की बरियत और MPO में 9 दिन का दौरानिया है। बताएं उन 9 दिनों में मुल्जिमान ने कोई मुश्तबा हरकत की, मुल्जिमान के CDR इंटेलिजेंस रिपोर्ट से साबित करें। अदालत ने वकील से इस्तिफसार किया कि कई टारगेट किलर्स बरी हुए, MPO के तहत उन्हें क्यों बंद नहीं किया गया। मकतूला की बहन को सिक्योरिटी देने के बजाय मुल्जिमान को MPO के तहत नजरबंद कर दिया गया। सेक्रेटरी स्कूल की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा साल इम्तिहानी पैटर्न में तब्दीली की मंजूरी दे दी। पैटर्न के मुताबिक पर्चे में 20% MCQs, 40% मुख्तसर जवाबात और 40% लंबे जवाबात होंगे। सिंध में आइंदा साल मैट्रिक के इम्तिहानात 8 मई और इंटर के 22 मई से होंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा साल इम्तिहानी पैटर्न में तब्दीली की मंजूरी दे दी गई है। पैटर्न के मुताबिक पर्चे में 20% MCQs, 40% मुख्तसर जवाबात और 40% लंबे जवाबात होंगे। सिंध में आइंदा साल मैट्रिक के इम्तिहानात 8 मई और इंटर के 22 मई से होंगे। और लाहौर के इलाके अचरा रहमानपुरा की सड़क गुज़िश्ता कई बरसों से टूट फूट का शिकार है। शहरी कहते हैं इस सड़क पर आमद और रफ्त समेत कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जी हाँ, ये मनाजिर हैं लाहौर इचरा के, जहाँ कभी रोड असली हालत में हुआ करती थी, मगर अब ये इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। जो 2 मिनट का सफ़र है उसमें आधा घंटा भी लग जाता है। 60 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, हम रोज़ इधर से गुजरते हैं। हमारे यहाँ कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हम टैक्स देते हैं, हमें चाहिए, इन्हें चाहिए कि ये सड़क बनाया दें। शहरी कहते हैं कि रोज यहाँ से गुजर होता है। 1 साल से जायद का अरसा हो गया मगर ये सड़क मुरम्मत न हो सकी। गड्ढों की वजह से मोटरसाइकिल्स को भी नुकसान हो रहा है। हम आते जाते हैं, ये रास्ता हमारे लिए बड़ी दुश्वारी का बायस बना हुआ है। इसमें खड्डे हैं, जब बारिश आती है तो यहाँ पे जो है ना पानी जो है ना ये नालियों की तरह, नहर की तरह नदी बन जाती है। इचरा के ताजरों का कहना है कि सड़क खराब होने की वजह से खरीदारों ने भी बाजार में आना छोड़ दिया है। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतुब मेले का आज आखिरी रोज़ है। आज भी इल्म के प्यासे शहरियों की बड़ी तादाद ने एक्सपो सेंटर का रुख किया है। शहरी अपनी अपनी पसंदीदा किताबें खरीदने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जमजम सईद से। जी जमजम।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ, जहाँ पर 5 रोज़ा किताबी मेले का इनेकाद किया गया था। और मेरे कैमरामैन आपको ये मनाजिर दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, चूँकि वक्त जो है वो कम रह गया है, इसीलिए लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आ रही है, एक्सपो सेंटर का रुख कर रही है। कल चूँकि छुट्टी का रोज़ था, कल भी आवाम की बड़ी तादाद ने एक्सपो सेंटर का रुख किया। आज मंडे है, लेकिन स्कूल्स की तरफ से भी जो है वो ये इंतजाम किए गए कि स्टूडेंट्स को बस एक करवाई गई जिसमें बैठाकर स्टूडेंट्स को लेकर आए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर सर आप बताइएगा क्या कहेंगे, इस मरतबा मैंने खासा रश देखा है बुक फेयर में आवाम। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इस दफ़ा जो बुक फेयर है, बल्कि कराची का जो बुक फेयर है वो हमेशा ही कामयाब रहता है और यहाँ के लोग हैं जो वो बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग करते हैं और जब बुक फेयर होता है तो इसमें शमूलियत करते हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि बुक फेयर जो है काफ़ी हद तक कामयाब रहा है और यहाँ पर हर स्टॉल में खुसूसी डिस्काउंट दिया गया है अप टू 50%। यस, अप टू 50% यहाँ पर हमने देखा कि हर स्टॉल में मुख्तलिफ़ किस्म के हमने डिस्काउंट्स देखे कि जो 1000 रुपये की किताब थी इस बुक फेयर में हमें वो 750 से 800 के दरमियान जो है वो मिल गई, यानी मुनासिब कीमत पर यहाँ पर किताबें लोगों ने ख़रीदी। जी, न्यूज़ एट 3 में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।